इसी तरह से और दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊं, इस संधि के चक्कर में हमने क्या नुकसान किया है। आप रेलवे स्टेशन में जाएं कभी भी, कोई भी गाड़ी में बैठने के लिए, तो आप अक्सर वहां देखेंगे कि एक बुक शॉप मिलेगी आपको। सभी रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों की एक दुकान मिलेगी, उसका नाम है व्हीलर्स बुक शॉप। देखा है आपने? व्हीलर्स बुक शॉप सभी रेलवे स्टेशन पर। ये व्हीलर कौन था? एक अंग्रेज था, अत्याचारी था, सेना का अधिकारी था, जिसने भारत की हजारों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाए, हजारों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी और लुटवाई, और हमारे किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा गोलीबार किया, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज किया। ऐसा एक अंग्रेज था व्हीलर, जिसने कानपुर के नजदीक बिठूर में कत्लेआम मचाया और पूरे बिठूर को साफ करा दिया। व्हीलर और नील दो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बिठूर के 24,000 भारतीयों का कत्लेआम किया था। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको मार डाला था। ये वो अत्याचारी व्हीलर था जिसके नाम पर एक एजेंसी और कंपनी शुरू हुई थी इंग्लैंड में, और वो भारत में आई और उन्होंने ये बुक शॉप वगैरह खोली। अब आजादी मिल गई तो व्हीलर बुक शॉप तो खत्म होनी चाहिए थी, और बुक शॉप खत्म नहीं होनी चाहिए थी तो कम से कम नाम तो बदलना चाहिए था। उस अत्याचारी व्हीलर का नाम हम क्यों लेंगे आजादी के बाद? लेकिन वो अभी तक नहीं बदला गया, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है, संधि में है। ऐसी शर्मनाक बहुत सारी बातें हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सड़क हैं, बहुत सारे ऐसे भवन हैं, जैसे लॉरेंस रोड है, केनिंग रोड है, विलिंगटन रोड है, एडमंड्स रोड है, फिर हमारे यहाँ कोई केनिंग भवन है, लॉरेंस भवन है, एडमंड्स भवन है, मेयो भवन है। ये सब अंग्रेजों के नाम पर जो सड़कें हैं, चौराहे हैं, भवन हैं, ये सब अभी आजादी के 63 साल के बाद भी क्यों हैं? कारण वही है, संधि में है, ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में है, इसलिए ये नाम अभी भी है। पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था, पूरी हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था, पूरी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर चल रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है, संधि में ये है। तो भारत की गुलामी जो अंग्रेजों के जमाने में थी, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी जस की तस है, क्योंकि हमने संधियां कर रखी हैं और उन संधियों के मकड़जाल में पूरे देश को फंसा रखा है। तो बहुत दुख होता है अपने देश के बारे में ये बात कहते हुए कि आजादी के पहले हम संधियों के मकड़जाल में फंसकर गुलाम हुए, आजादी के बाद भी ये संधियों का मकड़जाल हमने काट के नहीं फेंका, इसको और ज्यादा ताकत से पूरे भारत पर लागू करा दिया या उड़ेल लिया, और हम फिर से उन्हीं संधियों में फंस गए जिन संधियों में कभी अंग्रेजों ने हमको फंसाया था। हमने तो कई ऐसी शर्मनाक संधियां कर रखी हैं, आपको बहुत खराब लगेगा ये जानकर। अगर हमारी किसी अदालत में कोई ऐसा मुकदमा आ जाए जिस मुकदमे का फैसला करने के लिए कोई कानून ना हो देश में, हमारे हाई कोर्ट में या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा आ जाए जिसको फैसला देने के लिए कानून ना हो पूरे देश में, और जिसको फैसला देने के लिए संविधान में कोई जानकारी ना दी गई हो, तो साफ साफ संधि में लिखा गया है कि वो सारे मुकदमों का फैसला अंग्रेजों की न्याय पद्धति के आदर्शों के आधार पर ही होगा। भारतीय न्याय पद्धति का आदर्श उसमें लागू नहीं होगा। कितना शर्मनाक है। अगर हमारी अदालत के पास कोई कानून ना हो फैसला देने के लिए, और हमारे संविधान में कोई बात ना कही गई हो उस संदर्भ में, तो हमको अंग्रेजों का अनुसरण अभी भी करना पड़ता है अदालतों में। इतनी गुलामी अभी तक इस देश में है। कारण क्या है? वो संधि में लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हजारों बातें। कभी समय आएगा तो और ज्यादा विस्तार से कहूंगा। आज मैं संकेत में ये कह रहा हूं कि आजादी के पहले हम संधियों में फंसे और आजादी के बाद भी इन संधियों में फंसते चले गए। तो आप बोलेंगे
आजादी के पहले के राजाओं के बारे में तो आपने ये टिप्पणी कर दी कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए अंग्रेजों की चाल में फंस के संधियों के गुलाम हो गए। लेकिन आजादी जब मिली हमको, या तथाकथित आजादी जब दी गई हमको, तब जमाने के नेता तो खूब अच्छी अंग्रेजी जानते थे, फिर वो क्यों इस मकड़ जाल में फंस गए? उसका कारण थोड़ा सा भिन्न है। आजादी के पहले के जो हमारे राजा महाराजा थे वो अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अंग्रेजों की चालाकियों का शिकार हुए, लेकिन आजादी मिलने के बाद के जो राजा महाराजा बने वो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए उन संधियों में फंस गए। वो मानते थे कि अंग्रेजों से अच्छा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। भारत के आजादी मिलने वाले दौर के नेताओं के भाषण अगर आप सुनेंगे ना, संसद में सारे भाषण मौजूद हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आखिरी अभी तक के प्रधानमंत्री के सब भाषण मौजूद हैं। वो ये कहेंगे कि सारा आदर्श अगर है तो अंग्रेजों के पास, आदर्श शिक्षा व्यवस्था तो अंग्रेजों की, आदर्श चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श कानून व्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की, आदर्श कृषि व्यवस्था अंग्रेजों की। हमारे देश के आजादी के समय के नेताओं को अंग्रेजों से बड़ा आदर्श दिखाई नहीं देता था, और इसलिए संसद में वो ठोक ठोक के कहते थे कि हमको तो भारत अंग्रेजों जैसा बनाना है, इसलिए अंग्रेज जिस रास्ते पर हमको चलाएंगे उसी रास्ते पे देश को ले जाना है। इसलिए वो संधियों में फंसे। हमारे राजा महाराजाओं को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए संधियों में फंस गए। लेकिन आजादी के दौर के राजा महाराजाओं को खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में ही पढ़े थे, वहीं बड़े हुए थे, वहीं पर उनका सारा संस्कार हुआ था। उनको तो खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी, लेकिन उनके आदर्श अंग्रेज थे, उनके भगवान अंग्रेज थे, उनके लिए देवता अंग्रेज थे, उनके लिए सभ्यता और संस्कृति का माने ही अंग्रेजी था। इसलिए वो अंग्रेजियों के दुष्चक्र में फंस गए और संधियों के दुष्चक्र में, अंग्रेजियत के दुष्चक्र में फंस गए। दोनों समय में अलग अलग हमारे साथ विरोधाभास हुए, या कहें तो दोनों समय अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में हुई, और ये संधियों का मकड़जाल फिर बढ़ता ही गया। हम सबसे पहले आजादी के बाद जिस संधि में फंसे, मैंने कहा था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की संधि, फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ की संधि, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर और बहुत सारी संधियां ला दी गई।